हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। घर वापसी टाइप का लग रहा है। फिर से डिजिटल बोर्ड पर आ गए हैं और डिजिटल बोर्ड पर अब आपको क्लासेस मिलेंगी आगे आने वाले दिनों में। तो 7 अगस्त आज है। आज की वीडियो में हम लोग 7 अगस्त 2024 के करंट अफेयर की बात करेंगे। आज एक और इन्फॉर्मेशन देखो, 7 अगस्त को ही 2017 में एमजेटी एजुकेशन की मिश्रा जी टेक्निकल के नाम से स्थापना हुई थी। तो आज स्थापना दिवस समारोह है, तो आप कांग्रेचुलेसन भी लिख सकते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर पसंद आएगी तो। बहुत ज़्यादा डिटेल कंटेंट होने वाला है। आपके एग्जाम्स भी ढेर सारे लगे हुए हैं, ढेर सारी वैकेंसियां आई हुई हैं। तो अब ऐसे में इस माध्यम से आपको पढ़ाने का मैं प्रयास करूंगा और हमेशा की तरह आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वही पुराने सेक्शन रिवीजन से। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे जो चीजें हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ी थी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिल चुका है दलजीत सिंह चौधरी जी को। ये वर्तमान में क्या देख रहे हैं? एसएसबी भी देख रहे हैं, सशस्त्र सीमा बल भी देख रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप लॉन्च किया है। ये 4 ऐप लॉन्च किए गए हैं चंडीगढ़ में। केंद्र सरकार ने अभी 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना जो कि प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देकर वो देश छोड़कर भाग गई। नोवाक जोकोविच जो है पेरिस ओलंपिक में ये गोल्ड जीत चुके हैं और गोल्ड ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये बन गए हैं 5वें ऐसे खिलाड़ी। गोल्ड ग्रैंड स्लैम किसे कहते हैं? जिस टेनिस खिलाड़ी ने कभी ना कभी ग्रैंड स्लैम जीता हो और वो ओलंपिक में गोल्ड जीत जाए तो वो कहते हैं गोल्ड ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी। तो नोवाक जोकोविच बन गए हैं, ये सर्बिया के हैं। दक्षिण कोरिया में अमेरिका का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र कमान का 18वां सदस्य जर्मनी बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी बन गए हैं साई अशोक। हाल ही में सटीक डेटा प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया गया एनआईटी कालीकट के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मशहूर नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति जी का निधन हो गया है। ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित थी। इसके अलावा दोस्तों और इनको तीनों पद्म पुरस्कार भी मिल चुके थे, ये भी ध्यान रखना। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान के निदेशक नियुक्त किए गए हैं ग्रिंसन जॉर्ज। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको इसकी क्विज चाहिए या पीडीएफ चाहिए, ई बुक चाहिए या हमारे वीडियो कोर्सेज चाहिए, तो ये सब आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, फ्री ऐप है, डाउनलोड कीजिए। नया अपडेट आया है, नए अपडेट में बहुत सारे फीचर्स आए हुए हैं। तो आज बजट का जो स्टैटिक का क्विज है वो डलवाया जाएगा, तो आप उसको भी जाकर के सॉल्व कर लेना क्योंकि बजट से क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया? तो देखिए आज यानी 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को क्यों? क्योंकि 7 अगस्त को 2021 में 2021 में जब टोक्यो ओलंपिक चल रहा था, टोक्यो ओलंपिक 2020, ये 2020 में ना होकर 2021 में हुआ ड्यू टू कोविड 19, लेकिन कहा जाएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 ही, ठीक है ना, नाम वही रहेगा। तो जब ये चल रहा था 2021 में, तो उस टाइम पर 7 अगस्त को भारत के लिए पहला गोल्ड मिला है। पहला गोल्ड भाला फेंक में दिलाया किसने? नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा कल फिर इन्होंने फाइनल के लिए प्रवेश कर लिया और कल तो इन्होंने पिछला वाला भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखिए पिछली बार तो 87.56 मीटर की 87.56 मीटर का भाला फेंक करके, इतनी दूरी तक भाला फेंक करके ये गोल्ड जीते थे। कल इन्होंने फाइनल राउंड में, क्वालिफाइंग राउंड था, तो उसमें 89 पॉइंट समथिंग मीटर की दूरी तक का भाला फेंका और अब ये पहुंच चुके हैं फाइनल्स में। तो फिर से मेडल की उम्मीद लगी हुई है। फिलहाल पिछले ओलंपिक में इन्होंने जो कारनामा किया था उसकी वजह से हम लोग मनाते हैं जेवलिन थ्रो डे या कहें राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, टोक्यो ओलंपिक की याद में। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। नीरज चोपड़ा दोस्तों वर्तमान में विश्व चैंपियन भी हैं और ओलंपिक चैंपियन तो हैं ही। आगे ये प्रमुख दिवस हैं जुलाई महीने के, रिवीजन करते हैं एक बार। 1 अगस्त को विश्व फेफड़ा का कैंसर दिवस मनाया गया। 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया गया, WWW डे। और 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। ये 4 दिवस जो है कम से कम 1 अगस्त से याद रखना। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस, ठीक है ना, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन,
पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया? तो ध्वजवाहक जो होता है, फ्लैग बियरर जो होता है, वो अपने देश का नेतृत्व कर रहा होता है अपनी टीम के साथ उस जगह पर, उस ओलंपिक में। तो एक तो जब ओलंपिक का शुरुआत होता है, जब सेरेमनी होती है, ओपनिंग सेरेमनी, तो ओपनिंग सेरेमनी के दौरान पीवी सिंधु थी इस बार। लेकिन जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है तो एक बार फिर से वो सारा सिस्टम होता है, फिर से अच्छे से आयोजित किया जाता है, सब देश अपने अपने देश को नेतृत्व करते हैं खिलाड़ी के। तो ये जब समापन समारोह होगा, यानी 11 अगस्त को जब होगा समापन समारोह ओलंपिक का, तो उस क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक अब होंगी कौन? मनु भाकर। आपको पता है मनु भाकर ने इस बार 2 मेडल जीते हैं, 2 मेडल जीते हैं और दोनों ही मेडल हैं ब्रॉन्ज मेडल। एक ही ओलंपिक में पहली भारतीय बन गई हैं 2 मेडल जीतने वाली, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल, दोनों ब्रॉन्ज आए हैं। एक तो इन्होंने सिंगल्स में जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल के इवेंट में, विमेन सिंगल में। एक मिक्स इवेंट में जीता है इन्होंने सरबजोत सिंह जी के साथ में मिलकर, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल वो भी था। तो मनु भाकर जो होंगी, ये होंगी समापन में महिलाओं का नेतृत्व करने वाली। आपको पता होगा पिछले ओलंपिक से भारत ने ये प्रथा चलाई है कि पुरुष की टीम का पुरुष नेतृत्व करता होता है, महिला की टीम का महिला नेतृत्व करता होती है, ठीक है। तो अब यही देखना होगा कि पुरुष का कौन होता है, अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है। नीरज चोपड़ा तो उसमें ओपनिंग में थे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। ओलंपिक का समापन 11 अगस्त को होगा और अब आज और कल से मेडल्स आने शुरू हो जाएंगे। अब देखो विनेश फोगाट ने भी जबरदस्त तरीके का परफॉर्मेंस दिखाया कल, और उसके बाद फिर वो भी अब मेडल की दावेदार हो गई हैं। नीरज चोपड़ा दावेदार है। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट लगे हुए हैं, अब आज कल से मेडल्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, इंडिया के। चलिए, उम्मीद है पिछली बार का रिकॉर्ड इस बार टूटे, 7 मेडल वाला। अगला क्वेश्चन, 6 से 8 अगस्त 2024 तक कहां पर पहले बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो दोस्तों 6 अगस्त से 8 अगस्त तक नई दिल्ली में भारत में बिम्स्टेक का पहला व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ। बिम्स्टेक सम्मेलन नहीं, बिम्स्टेक का पहला व्यापार सम्मेलन, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पहला दिया गया है। तो भारत पहली बार इसकी मेजबानी करने जा रहा है, नई दिल्ली में ये हुआ है, ठीक है। अब एस जयशंकर साहब भी यहाँ पर थे, विदेश मंत्री, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के, क्योंकि देखो ये बिम्स्टेक जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र के आसपास के देशों के लिए ही है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसी का फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक का, है ना। तो जैसे कि ये भारत है, भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, तो भारत के आप देखो यहाँ पर जैसे ये भारत है, ठीक है ना, तो मैप नहीं बना पाया हूँ अच्छे से। तो यहाँ भूटान है, नेपाल है, ठीक है, और यहाँ पर बांग्लादेश है। इसके अलावा यहाँ म्यांमार है, यहाँ श्रीलंका है और यह है थाईलैंड। बस यही 7 देश हैं इसमें, ठीक है ना, भारत को लेकर। तो भारत नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका म्यांमार और थाईलैंड, यही 7 देश इसके सदस्य हैं। याद रखना, ढाका में हेडक्वार्टर है, 1997 में स्थापित किया गया था, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला, यहाँ पर कुछ और आयोजन सम्मेलन जो पिछले दिनों में आए थे उनका रिवीजन करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन अभी भोपाल में हुआ, मध्य प्रदेश में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन ये गोवा में होगा, ठीक है ना। जब IFFI आयोजित किया जाएगा तब ये आयोजित होगा नवंबर में। कोलंबो सिक्योरिटी समिट ये मॉरिशस में हुई इस बार। 7वां ग्लोबल स्टार्टअप समिट नई दिल्ली में हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन ये वाशिंगटन DC में हुआ। और G7 समिट ये इंपॉर्टेंट है, इटली में हुआ। SCO शिखर सम्मेलन ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बार G20 कहाँ होगा? ब्राजील में होगा। याद रखना, ये सब के सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला, आप मुझे कमेंट करके बताओ, ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी इस बार कौन कर रहा है, मतलब अध्यक्षता 2024 में कौन कर रहा है? फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन बन गई है? मतलब फॉर्चून ने ग्लोबल 500 की लिस्ट जारी की है, इसमें टॉप भारतीय कंपनी कौन है ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें टॉप भारतीय कंपनी बन गई है RIL। बन क्या गई है? ये पिछली बार भी थी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी वाली। तो ये जो है फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं, ठीक है। सभी को शादी में इनवाइट करके रैंक में अपना टॉप पे जगह फिक्स किए हुए हैं। तो फिलहाल ये टॉप पर बनी हुई है। इस बार पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा रैंक में भी सुधार देखने को मिला हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए 2021 155 में ये थे, 2021 में 155 स्थान पर, और नंबर 86 हो गए हैं 2024 पर। तो पिछली बार की अपेक्षा 2 की गिरावट आई है, लेकिन
2021 की अपेक्षा देखी जाए तो काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है। 86वें स्थान पर ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज ओवरऑल 500 में, लेकिन भारत में ये टॉप पर है। भारत में दूसरे पर है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इंडिया, लेकिन ओवरऑल इसकी रैंक 95 है। 116 पर है IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है, लेकिन 116 पर ओवरऑल है। ठीक है, भारत में तीसरे पर है। इस बार HDFC बैंक को भी शामिल किया गया है पहली बार। पिछली बार 8 ही कंपनियां शामिल थी ओवरऑल 500 में, लेकिन इस बार 9 भारतीय कंपनियां ओवरऑल 500 की लिस्ट में शामिल हैं। क्लियर है, HDFC पहली बार इसमें लिस्ट में जगह पाया है। अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है? मोर, दिल मांगे मोर वाला नहीं, मोर पिकॉक वाला। तो मोर अभ्यारण्य ये दोस्तों कर्नाटक और केरल में खोला जाएगा, स्थापित किया जाएगा, इसके रूप में विकसित किया जाएगा। ये केंद्रीय मंत्रालय ने अभी घोषणा की है कि भाई यहाँ पर कर्नाटक और केरल में मोर अभ्यारण्य की घोषणा की जा रही है, यहाँ पर उसके अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा। किस किस अभ्यारण्य को? तो कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी है और केरल में है चुलन्नुआर। ये दोनों पक्षी अभ्यारण्यों को मोर अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं आपको याद हो तो कई बार बता चुका हूं आपको क्लासेस में कि देखो नेशनल पार्क, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब क्या होती हैं। तो जैसे एक बहुत बड़ा रीजन हो गया, बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, जहां पर पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे सबको संरक्षित करने का लक्ष्य लेकर चला जा रहा है, तब तो वो हो गया नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब मान लीजिए उसी नेशनल पार्क में कहीं एक छोटा सा क्षेत्र है, ठीक है ना, जैसे है ना कि ये इलाका हमारा है, ये इलाका तेरा है, ये इलाका मेरा है, वैसे ही ऐसे मान लीजिए कोई एक इलाका है जहां केवल शेर रहते हैं, लॉयन, तो वो हो गया शेर संरक्षण क्षेत्र हो गया, मान लो उसको शेर संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कोई मान लो टाइगर से संरक्षित क्षेत्र हो गया, टाइगर रिजर्व उसे घोषित कर दिए कि भाई यहाँ टाइगर के लिए रिजर्व ये क्षेत्र है, यहाँ पर कोई और मत जाना। कोई मान लो पक्षी अभ्यारण्य हो गया, पक्षियों के लिए विशेष तौर पर बनाया गया तो पक्षी अभ्यारण्य हो गया। कोई वाइल्ड लाइफ के लिए है तो जंगली जानवरों के लिए, तो वाइल्ड लाइफ के लिए जंगली जानवरों के लिए वहां पर ये बना दिया गया। तो ये ऐसी चीजें जो है मतलब कि नेशनल पार्क बड़ा वाला होगा, उसके अंदर हो सकता है कि टाइगर रिजर्व भी हो सकता है पक्षी अभ्यारण्य हो, अलग अलग। लेकिन ऐसा कभी आपको नहीं मिलेगा कि टाइगर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क है। इसका मतलब ये कि नेशनल पार्क की संख्या हमेशा कम होगी, टाइगर रिजर्व की ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि कहीं कहीं हो सकता है सिर्फ टाइगर रिजर्व हो, वो नेशनल पार्क ना हो, उसकी क्राइटेरिया ना पूरी कर रहा हो। चलिए फिलहाल आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर, मोर की बात करते हैं। यहाँ पर मोर जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता की श्रेणी में रखा गया है। IUCN आप जानते हो ये अपनी लिस्ट जारी करता है, जो विलुप्त हो रही होती हैं प्रजातियां या विलुप्त होने की कगार पे होती हैं, उनको ये लिस्ट करता है। तो यहाँ पर IUCN की लिस्ट में इसे भी रखा गया है कम चिंता की श्रेणी में, मतलब बहुत ज्यादा चिंता नहीं है लेकिन ये भी कमी की स्थिति में है, तो इनको इसीलिए यहाँ संरक्षित करने की जरूरत है। भारत का भाई राष्ट्रीय पक्षी है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बताइएगा भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे आप केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हो, और ये है राजस्थान में। याद रहेगा, एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। एक और जरूरी बात देखिए, RRB NTPC की वैकेंसी आ चुकी है, मतलब आने ही वाली है, समझ लीजिए फॉर्म फिलअप भी होना शुरू हो जाएगा, अभी तो शॉर्ट नोटिस आया है। तो इसके लिए आपकी तैयारी अभी से शुरू करनी है। इसके लिए अर्जुन बैच अनाउंस कर दिया गया है। ये बैच 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आप डेली करंट अफेयर के व्यूअर हो, डेली करंट अफेयर के रेगुलर व्यूअर हो, तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है। शुरुआत में आपको ये अभी ज्वाइन करने पर मात्र 349 में ये बैच दिया जा रहा है, मात्र 349 में ये बैच 699 का है। ठीक है, ऐप पर। तो जैसे जो लोग यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, जो डेली करंट अफेयर देखते हो जितने भी लोग, उनके लिए स्पेशल तौर पर ऑफर है। आप जाइएगा, कूपन कोड यूज कीजिएगा MJT50, तो आपको वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। कहां पर? MJT ऐप पर। याद रहे, इसमें भूगोल, इतिहास, स्टैटिक GK, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सब पढ़ाया जाएगा। मतलब कंप्लीट बैच ही ये NTPC की तैयारी के लिए आपका। ठीक है, तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो कि अर्जुन की तरह मछली की आंख में बिल्कुल निशाना लगा दो इस बार सिलेक्शन पर, तो आप बिल्कुल इसको ज्वाइन करो। पिछली बार भी हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिलाए थे, इस बार भी सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है, इस बार थोड़ा सा और यूनिक स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह इसके लिए स्पेशल तौर पर बनाए जाएंगे, डेली के डेली मॉनिटर होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं। 10 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। जिन लोग को एनरोल करना है, MJT ऐप पर जाइए
और MZT ऐप पर जा करके इसको वीडियो कोर्स सेक्शन में जाकर परचेज कर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए जगह जगह बने व्हाट्सएप आइकन को क्लिक कीजिए और बात करके डिटेल जानकारी जानिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीयूष गोयल जी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिया एट 100 लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने इंडिया एट 100 नाम से एक पुस्तक लॉन्च की। इसको लिखा है वी सुब्रमण्यम जी ने। किसने? वी सुब्रमण्यम जी ने। देखिए यह पुस्तक लॉन्च समारोह ये चल रहा है और पीयूष गोयल जी यहाँ पर दिख रहे हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। ये वी सुब्रमण्यम जी कौन है? ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आपको जब भी मैं इकोनॉमिक सर्वे बताता हूं तो उसमें एक चीज बताता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे जो है वित्त मंत्री तो ला करके सामने रखती हैं, लेकिन तैयार उसको कौन करता है? मुख्य आर्थिक सलाहकार तैयार करता है। इसलिए उसमें सरकार की कुछ कमियां भी बताई जाती हैं, ये भी बताया जाता है क्या चीजें नहीं कर पाए हैं, क्या चीजें करना है, क्या चीजें रह गई हैं। लेकिन अल्टीमेटली सरकार के अंदर ही काम करना है तो बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि पूरा खुलकर बुराई करेंगे। दूसरी चीज ये इकोनॉमिक सर्वे आता कब है? तो बजट से जस्ट एक दिन पहले आता है। बजट मतलब कि आगे हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है, और इकोनॉमिक सर्वे मतलब कि हमने कहाँ कहाँ पर पिछला वर्ष खर्च किया और क्या चीजें रह गई, क्या चीजें हमें आगे करना है। ये इकोनॉमिक सर्वे इसीलिए बजट लॉन्च होने से एक दिन पहले आता है। अभी बजट जो लॉन्च हुआ था वो 23 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और पिछला क्योंकि ये फुल बजट था और चूंकि इस बार चुनावी वर्ष था इसलिए अंतरिम बजट भी लाया गया था 1 फरवरी को, जैसा कि हमेशा आता है 1 फरवरी को। तो उसके पहले भी एक बार इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी हुई थी, शॉर्ट रिपोर्ट। चलिए दूसरी बात, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में क्या एक बात खास बताई गई? इसमें यह बताया गया कि भारत की इस बार ग्रोथ रेट जो रहने वाली है वो रहने वाली है 6.5% से 7% के बीच में। ये याद रखना, ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट है। आ जाइए इस पुस्तक पर, बहुत ज्यादा उधर मत जाइए। तो इस पुस्तक को फिलहाल इन्होंने लिखा है इंडिया एट 100 की मतलब इंडिया जब 100 साल का हो जाएगा, 2047 तक 100 साल पूरे हो जाएंगे आजादी के अपने, तब इनविजनिंग टुमारो इज इकोनॉमिक पावर हाउस, तब हम लोग किस प्रकार से इकोनॉमी का पावर हाउस बनेंगे ये इन्होंने बताया है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर भारत प्रतिवर्ष 8% की वार्षिक दर से अगर ग्रो करता रहा तब हम लोग 2047 तक पहुंचते पहुंचते $55 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। याद रहे अभी हम लोग $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आसपास हैं, और 3.5 से 4 के आसपास हैं। जल्दी ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, फिर हम लोग तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, अभी तो 5वें पर हैं। ठीक है, तब ये बन जाएगा। चलिए, तो ये इन्होंने इस बुक में बताया है, पूरा एक्सप्लेन किया है। पिछले दिनों में कुछ और पुस्तकें आई थी, रिवीजन करिए। कॉल ऑफ द गिर, इसको परिमल नाथवानी ने लिखा है, राज्यसभा के मेंबर हैं। विंग्स टू ओवर होप्स, इसको द्रौपदी मुर्मू जी के भाषणों का ये संकलन है, इसको लॉन्च किया गया है। मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे ने लिखा है। गेटवे टू द सी, श्री रमेश बैस जी ने लिखा है। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, अल्पना किलावाला ने लिखा है। आई हैव द स्ट्रीट, R अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा की पुस्तक है। और द विनर्स माइंडसेट, सेन वाटसन की पुस्तक है। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है, विमोचन किया इसका। ठीक है, अगला, हाल ही में केंद्रीय मंत्रियों द्वारा जारी किए गए डाक टिकट ओलंपिक के किस खेलों को दर्शाते हैं? तो दोस्तों अभी 2 केंद्रीय मंत्रियों ने, एक मनसुख मंडाविया जी केंद्रीय खेल मंत्री जो हैं, और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन दोनों ने 4 डाक टिकट जारी किए ओलंपिक से रिलेटेड। ये 4 डाक टिकट 4 खेल से संबंधित थे, भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस। ये 4 गेमों से संबंधित 4 डाक टिकट थे, स्मारक डाक टिकट, जो ये जारी किए गए ओलंपिक के अवसर पर। तो इनको इन 2 केंद्रीय मंत्रियों ने लॉन्च किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि केंद्रीय संचार मंत्री हैं, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी जो कि युवा मामलों के खेल मंत्री हैं। ठीक है, याद रखना, नए मंत्रालय का जो गठन हुआ है उसकी वीडियो आपको देखनी है, नहीं देखे हो तो जरूर जाकर के देखना। ठीक है, नए कैबिनेट मंत्री पूछा जाएगा। अगला, हाल ही में S20 लीग का एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका का लीग होता है, दक्षिण अफ्रीका का लीग होता है। जैसे अपने यहाँ IPL होता है वैसे यहाँ साउथ अफ्रीका T20 लीग होता है। तो ऐसे लीग जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जैसे अपने यहाँ IPL बोलते हैं वैसे यहाँ SA20 बोलते हैं। तो इस लीग का एम्बेसडर बनाया गया है दिनेश कार्तिक को। ये लोग भी चाहते हैं भाई IPL जैसे कमाई करता है वैसे हम लोग भी कमाई करें, तो ये पहले भारतीय बन गए हैं जो जाकर अफ्रीका में यहाँ कर रहे हैं। देखो भारत में ये संन्यास ले चुके हैं हर चीज से, ठीक है ना, हर फॉर्मेट से। तो अब संन्यास ले लिए हैं तो फिर ये कुछ और भी तलाश कर रहे हैं, वही चलो वहां पर देखते हैं। तो दिनेश कार्तिक को फिलहाल दक्षिण अफ्रीका की SA20 लीग का लीग एम्बेसडर बनाया गया है।
आईपीएल की बात आ ही रही है तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल यही बन पाता है कि बताइए आईपीएल का चैंपियन कौन है। ठीक है, तो आईपीएल 2024 का विजेता इस बार का है कोलकाता नाइट राइडर्स। आप मुझे कमेंट करके बताओ केकेआर ने इसको इस बार किसको हरा करके ये ट्रॉफी जीती, तीसरी बार जीता है ना। चलिए, तो इस बार किसको हरा कर जीता। अगला, हाल ही में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, अभी हाल ही में फिजी के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। द्रौपदी मुर्मू जी अभी फिजी की यात्रा पर हैं, 2 दिवसीय यात्रा पर गई हुई हैं और वहां पर फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न होता है वैसे यहाँ सबसे बड़ा नागरिक सम्मान जो होता है वो होता है दोस्तों कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। इससे सम्मानित किया गया है। तो वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं विलियम कैटोनीवर, इनके साथ अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने द्विपक्षीय बैठक भी की। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। हम लोगों ने वैक्सीन मैत्री के दौरान कैसे उनकी हेल्प की थी और भी अपने रिलेशंस के लगभग 75 साल पूरे हो रहे हैं राजनयिक रिलेशन के, इन सब मुद्दों पर भी बातचीत हुई और साथ ही साथ में ये पुरस्कार भी मिला। फिजी दोस्तों एक मेलोनेशिया दक्षिण प्रशांत महासागर में ओशिनिया का हिस्सा है। मैं यहाँ पर मैप अभी दिखा दूंगा। देखो, अभी तो शुरू किया गया है, कल से आपको मैप भी दिखाया जाएगा अलग से। ठीक है, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड वाला है तो इसमें वो वाला मैप तो दिखा नहीं सकते घुमा घुमा के, है ना। तो यहाँ पर फिलहाल इसके लिए मैप आपको दिखाना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो वहाँ पेन टाइप में अच्छा होगा, इसमें अच्छा नहीं होगा। कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं, उसमें नहीं अच्छी हैं, है ना। चलिए, फिलहाल सुआ इसकी राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए कितने रुपए की मंजूरी दी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के जो रिलेशन हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं बहुत। ठीक है, जैसे अभी मोंगला पोर्ट के लिए अभी समझौता हुआ था बांग्लादेश में और बांग्लादेश में पूरा तख्ता पलट हो गया। तो अब क्या मोंगला पोर्ट कंटिन्यू रहेगा, अब ये तो देखना होगा डील का क्या होगा। अब ये सब चीज़ें तो बाद में पता लगेंगी। फिलहाल तो वहाँ भारत और बांग्लादेश के रिलेशन बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। यहाँ पर लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना जो है ये नेपाल के साथ की बात है। तो इसके लिए भारत ने 5,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि मंजूर की है। देखिए, भारत ना एक बहुत असमंजस में फंसा हुआ है। भारत के चारों तरफ जो है अनस्टेबिलिटी पूरी भरी पड़ी है। आप भारत देखोगे तो इधर श्रीलंका है, अभी 2022 में इनके राष्ट्रपति भाग खड़े थे और सेम वैसी हालत हुई थी जैसे आज बांग्लादेश में हुई है। बांग्लादेश में आज क्राइसिस देख ही रहे हो। म्यांमार में ये वही चीज हुआ था 2021 में, जो 2022 में यहाँ हुआ, 2024 में यहाँ हुआ। नेपाल में अभी तक ऐसी स्थिति तो नहीं आई है कि जाकर स्विमिंग पूल में सब नहा रहे हैं, है ना, साड़ी पहन करके इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन नेपाल में आए दिन 6 महीना, साल भर, 1.5 साल में सरकार सत्ता बदल जाती है। तो यहाँ पर भी अनस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान, इसका तो बात ही छोड़ दो, इमरान खान अभी जेल हैं जीतने के बाद भी चुनाव। तो ये भारत के लिए बड़ी चिंता वाली बात है। जितने पड़ोसी देश हैं सब के सब निठल्ले निकल गए हैं। तो अब इसकी वजह से भारत को दिक्कत ये होती है कि सबको पैसे देने पड़ते हैं, है ना। सबको समय समय पर जिंदा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप जिंदा रहोगे तभी हम बच पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि कितने लोगों से दुश्मनी मोल लोगे, कितने बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी खड़ी करोगे। ठीक है, सेम ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले मालदीव का देखा आपने, है ना। मालदीव के साथ भी ऐसे हुआ था, मोहम्मद मुइजुआ बहुत परेशान किया था। फिलहाल यहाँ पर हम लोग नेपाल के इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो नेपाल ने प्रोजेक्ट भारत को दिया है। अब यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है सतलुज जल विद्युत निगम के तहत आता है। इस कंपनी के तहत ये प्रोजेक्ट संभाला जाएगा, भारत संभालेगा। भारत इसकी पूरा देखरेख करेगा, प्रबंधन करेगा और इससे 669 मेगावाट की बिजली जनरेट की जाएगी। तो ये लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना है। भारत जो है 5,792 करोड़, यहाँ तो रफली लिखा गया है, एग्जैक्ट डेटा यह है 5,792 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, मंजूर किया है। तो 5 वर्ष में पूरी होगी ये परियोजना। इसके अलावा ये भारत जो है 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना पर भी काम कर रहा है। अरुण 4 जल विद्युत परियोजना का भी काम मिल गया है। तो अरुण 3, अरुण 4, अरुण ये सब का काम भारत पा गया है और इनकी जिम्मेदारी सतलुज जल विद्युत निगम कंपनी को सौंपी गई है। ये इसका मैनेजमेंट करेगी। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। और ये नेपाल में स्थित डैम है, इसको भी ध्यान रखना। चलिए, तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको इस फॉर्मेट में ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अर्जुन बैच
इसको जिनको जिनको ज्वाइन करना है, आज और कल का मौका है, 2 दिनों के लिए आपको स्पेशल ऑफर दिया गया है। यूज कीजिए कूपन कोड MJT50 और आपको मात्र 349 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए, 10 तारीख से क्लासेस चलेंगी, शानदार क्लासेस चलेंगी। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा, तो प्रीवियस ईयर का भी, ठीक है ना। और MJT ऐप जो है इसको डाउनलोड करके इसी पे आपको मिलेगा, बाकी ई बुक वगैरह तो अपनी आ ही गई है। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। 2022 से पहले राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता था? तब मनाया जाता था 27 नवंबर को, अब मनाया जाने लगा 3 अगस्त को। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है लोक नृत्य भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। मुझे लगता है क्वेश्चन सबसे बेटर तब होता जब ये पूछा जाता यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। बता दीजिएगा, नहीं पूछा गया तो आप बता दीजिए। सीमा सुरक्षा बल BSF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये भी बता दीजिए। दोनों ही क्वेश्चन इजी हैं, दोनों के आंसर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, मैं आपको कल की वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।